हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है और इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगला जो है वो सेट लाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है और आप लोग को मैं एक टारगेट देता हूँ, जल्द से जल्द हमारे 10,000 जो की फैमिली है वो कंप्लीट करवाइए, ताकि डेली एक प्रैक्टिस सेट को डाला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो जो सूरदास जी के गुरु थे इनका नाम था वल्लभाचार्य। और सूरदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की बात की जाए तो इनका है सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पंकज बिष्ट का जन्म कब हुआ था। तो पंकज बिष्ट का जन्म 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तीसरा है, कृष्ण कुमार क्यों प्रसिद्ध है। तो कृष्ण कुमार जो है अपने व्याख्याओं के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरा का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, गुप्त जी की रचना कौन है। तो गुप्त जी की जो रचना है झंकार, विकट भट्ट और द्वापर, यानी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मातृभूमि कविता कवि के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। तो जो मातृभूमि कविता है यह पुतली में संसार से ली गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है, कबीर जी का जन्म कब हुआ था। तो कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो यह प्रेम पत्रिका जो है घनानंद के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सुभद्रा जी को अपनी किस कविता पर प्रसिद्धि मिली थी। तो सुभद्रा जी की जो प्रसिद्धि मिली थी, इनकी कविता का नाम था झांसी की रानी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सहाय जी ने निम्न में से किसका संपादन किया था। तो सहाय जी के द्वारा बालक का संपादन किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न है, रेणु जी का पूरा नाम क्या है। तो रेणु जी का पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 11वां प्रश्न है, मैं भंगी हूँ, यह दलित आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं इनका नाम है भगवान दास। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश जी का जो जन्म तिथि है वो है 1925। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न है, फूल नाम है एक, यह किसकी रचना है। तो यह रचना है त्रिलोचन की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजकमल चौधरी हिंदी के अलावा और किस भाषा में रचना को लिखा करते थे। तो हिंदी के अलावा इनकी रचना मैथिली में भी मिली है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 15वां प्रश्न है, निम्न में सत्यजीत राय की साहित्यिक रचना कौन सी है। तो सत्यजीत राय की जो साहित्यिक रचना है इसका नाम है जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं। आगे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, 16 और 17 का क्वेश्चन जो है इसी से अराइज होगा। तो पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ मैं। ए मैन हैड टू ब्लैक स्मिथ्स एज हिज नेबर्स। एक कोई व्यक्ति है, उसके जो पड़ोसी हैं वो दो लोहार हैं। देयर नेम वेयर पेंगू एंड सेंगू। उनका नाम क्या था, पेंगू और सेंगू उनका नाम था। द मैन वॉज ग्रेटली ट्रबल्ड बाय द नॉइज ऑफ देयर हैमर्स। तो जो लोहार थे उनके हथौड़ा से ये व्यक्ति का हुआ तो बहुत ही परेशान हुआ रहता था। ही डिसाइडेड टू टॉक टू देम। उसने उन लोगों से बात करने की सोची। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम। उन दोनों को बुलाया एंड ऑफर्ड ₹100 ईच। और 100 रुपया जो है दोनों को ऑफर किया, 100 रुपया जो है ऑफर किया। इफ़ दे फाउंड न्यू हर्ट्स फॉर देम सेल्व्स। अगर वे एक अपने लिए अलग झोपड़ी को ढूंढ लेते हैं तब उसके लिए इसने क्या किया, 100 रुपया ऑफर किया। दे टुक द मनी एंड एग्री टू फाइंड न्यू हर्ट्स फॉर देमसेल्फ। उन्होंने पैसा ले लिया और राजी हो गए किसके लिए, अपने लिए मतलब नया झोपड़ी लेने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप अगेन टू द साउंड ऑफ देयर हैमर्स। अगले दिन क्या हुआ, व्यक्ति हैमर्स की साउंड यानी हथौड़ों की साउंड सुन के फिर जगा। ही वेंट आउट टू सी, वह बाहर निकला यह देखने के लिए। वाई द ब्लैक स्मिथ्स हैड ही वेंट आउट टू सी वाई द ब्लैक स्मिथ्स हैड नॉट फाउंड न्यू हर्ट्स। यह देखने के लिए निकला कि जो लोहार हैं, जो ब्लैक स्मिथ्स हैं, उन्होंने अपना घर
जो झोपड़ी है क्यों नहीं चेंज किया है। एंड ही डिस्कवर्ड दैट पेंगू एंड सेंगू हैड केप्ट देयर प्रॉमिस, और उसने पाया कि पेंगू और सेंगू जो है अपने वादे को रखा है, निभाया है। दे हैड एक्सचेंज देयर हर्ट्स, उन्होंने क्या अपनी झोपड़ी को चेंज कर लिया हुआ था। तो यही इसका सारांश हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द मैन वॉज ट्रबल्ड बिकॉज, तो व्यक्ति क्यों परेशान था, तो व्यक्ति किससे परेशान था, द ब्लैक स्मिथ हैमर्स मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, जो लोहार थे उनका जो हथौड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज करता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न है, नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन केम टू नो डैट, अगले दिन जब व्यक्ति उठा तो क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ हैड एक्सचेंज हर्ट्स, ठीक है, तो जो लोहार थे उन्होंने अपनी जो झोपड़ी थी उसको एक्सचेंज कर ली थी, बदल ली थी, ठीक है। तो ये हुआ 17 का भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 18 और 19, ये कह रहे कंबाइंड दीज सिंपल सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन, ठीक है। तो ये दो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, इसको कंबाइन करना है। डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर, तो इसको अगर आप कंपाउंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा नाइदर बी ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, ठीक है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि सी केम सी कंसोल्ड मी, तो इसको जब कंपाउंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा सी केम एंड कंसोल्ड मी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी केम एंड कंसोल्ड मी। आगे बढ़ते हैं, 20 और 21 जो कह रहे हैं एक आइडियम्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तो द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज ए वाइल्ड गूज चेस, तो वाइल्ड गूज चेस का जो मीनिंग होता है ये होता है फर्टाइल सर्च, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 21वां है द स्टोरी डॉज नॉट होल्ड वाटर, तो डॉज नॉट होल्ड वाटर का मीनिंग होता है कैनॉट बी बिलीव्ड, वैसी चीज़ें जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सके, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ऐसा प्रश्न पहले बहुत लोग पूछा करते थे, हम लोग के टाइम में भी इस प्रकार के बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाए करते थे हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। कैसे और भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक है, मेरे जाने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। 23 नंबर पे आते हैं, 23 और 24 कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, व्हाट डज द लेटर SAE स्टैंड्स फॉर, तो SAE जो है इसका मतलब हो जाता है स्टाम्प्ड एड्रेस्ड इन्वेलप, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टाम्प्ड एड्रेस्ड इन्वेलप। 24वां कह रहा है कि वाई शुड यू ओनली सेंड योर मेमो टू पीपुल हु रियली नीड टू रीड इट, सो तो इसका जो मीनिंग होगा मतलब हो जाएगा सो यू डोंट ओवरवेल्म पीपुल विथ टू मेनी मेमोज, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, 25 नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, आई वाज ईटिंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा रहा था, एंड माई फ्रेंड वाज ईटिंग बर्गर, और मेरा दोस्त जो है वो क्या खा रहा था, बर्गर खा रहा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ही प्लेड वेरी वेल ही कुड नॉट गेट एन अवार्ड, तो ऑल्दो यद्यपि उसने बहुत अच्छा खेला लेकिन वह अवार्ड नहीं पा सका, तो सी करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स, द मैन डैश रिसीव्ड डेट रिकमेंडेशन लेटर्स वर्स फॉर द गवर्नमेंट, तो द मैन फ्रॉम होम सी रिसीव्ड डेट रिकमेंडेशन लेटर वर्स फॉर द गवर्नमेंट, किसी सरकार के लिए काम करता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, द कॉगर हैज पावरफुल लेग्स डैट इट यूजेज टू क्लाइंब एंड टू जंप इनटू ट्रीज, तो ये हो जाएगा द कॉगर हैज पावरफुल लेग्स विच इट यूजेज टू क्लाइंब एंड टू जंप इनटू ट्रीज, जिसका उपयोग जो है पेड़ पे चढ़ने और कूदने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 29 और 30 कह रहा है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ड्रिंकिंग हैज रूइंड मेनी पीपुल, ठीक है, पीना क्या किया है, बहुत लोगों को बर्बाद किया है, तो इसको
अब पैसिव में कीजिएगा तो ये हो जाएगा मेनी पीपुल हैव बीन रूइंड बाय ड्रिंकिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तीसरा जो प्रश्न है द किंग मॉक्ड एट द सर्वेंट, इसको पैसिव में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा द सर्वेंट वाज मॉक्ड एट बाय द किंग। ठीक है, तो ये हमारा 30 क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। यहाँ से 31 से लेकर 45 जो है ये मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इस पहला वीडियो है तो यहाँ पे डिस्कशन कर दे रहा हूँ, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। वीडियो में ही इसको डिस्कस किया जाए या टेलीग्राम पे इसका जो डिस्कशन है वो दे दिया जाए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, जैसा आप लोग बताइएगा वैसा किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 का पावर 5 इंटू 7 का पावर 3 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 7 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 6, तो ए इंटू बी करना है। ठीक है, तो चलिए ए इंटू बी करते हैं, तो 4 का पावर 5 इंटू 7 का पावर 3, फिर बी का वैल्यू लिखते हैं 7 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 6। तो आप सभी लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में क्या किया जाता है, पावर जुट जाता है। तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 11 गुणे 7 का पावर कितना हो जाएगा 5, तो यही आंसर होगा हमारा। तो 4 का पावर 11 गुणे 7 का पावर 5 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर जो है ये एपी दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको सॉल्व करना है। आपका पहला जो टर्म है वो 21 दिया हुआ है और लास्ट का टर्म जो है वो 51 दिया है। तो सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको टर्म नंबर ज्ञात करना होगा। तो टर्म नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। टर्म नंबर है क्या 51, ए दिया हुआ है 21 प्लस एन हमको निकालना है -1 इंटू डी, डी मतलब होता है डिफरेंस अंतर। तो डी निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाइएगा, तो 24 में से जब 21 को घटाइएगा तो 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 बराबर 21 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3n प्लस 18। ठीक है, बराबर 51। चलिए 3n बराबर 51 में से 18 जब घटाइएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 51 में से जब हम 18 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3 और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 हो जाएगा। तो 33 यानी n का हमारा मान कितना हो जाएगा 11। अब आते हैं, एक और फार्मूला यूज होता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आया था 11/2, ए कितना दिया हुआ है 21 और l कितना दिया हुआ है 51। ठीक है, तो 11/2 गुणे 51 और 21 हो जाएगा 72, 1 1 2 और 5 2 7। ठीक है, 2 36 मत में कट जाएगा। जब इसका आंसर जब आप लोग याद कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा 396। ठीक है, जब सॉल्व कीजिएगा तो 396। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या m 25 से विभाज्य है, यदि m + 5 और m + 1 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है शेषफल क्या। तो इसके लिए चलिए आप m बराबर जो है 25 मान लीजिए, चूँकि m का फैक्टर कह रहा है, m से जो 25 से विभाज्य हो। अब m बराबर 25 रखते हैं, तो यहाँ पे m + 5 दिया हुआ है यानी कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और m + 1 बराबर कितना हो जाएगा 26। चलिए ये हो जाएगा 26। अब 26 और 30 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 780। अब 25 से भाग दीजिए, 25 से भाग दीजिएगा तो 25 × 75 3 और 25 एकम 25 यानी शेष क्या होगा, शेष होगा 5। फिर m बराबर 50 भी रख के आप देख सकते हैं, उसमें भी 5 ही आपको शेष निकलेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये दिया हुआ है 7 के पावर 450 बड़ा है 9 के पावर 3 से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले पावर को सेम करना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 के पावर 450, तो 450 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 150। ठीक है, और
फिर 9 दिया हुआ है, तो 9 के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा 9 के लिए जो है मैं लिख दे रहा हूँ 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 गुणे 150, ठीक है। तो आप यहाँ पे पावर क्या हो गया, यहाँ पे 150 हो गया, ये भी 150 हो गया। अब आप आसानी से देख सकते हैं 7 के पावर 3 है, यानी 343 के पावर 3 हो गया, और ये 9 के पावर 343 के पावर 150, और यहाँ पे हो गया 9 के पावर 150। तो जाहिर सी बात है ये जो कथन दिया हुआ ये सही है। जबकि सेम इस तरह से आप कीजिएगा, पावर को सेम जब कर लीजिएगा, 2 का पावर कितना दिया हुआ है 900, तो 900 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे 450 कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर हो जाएगा ना, आप लोग देख सकते हैं 2 के पावर 900 हो जाएगा। और कह रहा है कि बड़ा है 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो और 450, 7 के पावर 450, यहाँ पे हो रहा है 4 के पावर 450, तो ये ना बड़ा होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, यानी 1 नंबर जो स्टेटमेंट है ये सही है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 4.6 + 3.1, ठीक है। तो ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो इसको भी कीजिएगा, तो a² + b² और ये हो गया -2ab। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बाकी सब तो कट जाएगा, ये बच जाएगा 4ab, ठीक है। तो 4 रखिएगा, a के जगह पर 4.6 रखिएगा और b के जगह पे 3.1 रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 57.04, ठीक है। तो ये डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 36वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य संख्या है। तो आप सभी जानते होंगे, विषम की संख्या के बारे में भी जानते होंगे, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे हैं और एक से कटे। तो 61 को देखिएगा, तो एक से और खुद से कटने वाला है और विषम संख्या भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एम एक कार्य को अकेले 50 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये मेरा एम है और ये है एन, ठीक है। ये कितने दिन में पूरा कर लेता है, 50 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। और कह रहा है कि एम जो है एम एन से 10% कम कार्यकुशल, एम जो है एन से 10% कम कार्यकुशल है, ठीक है। तो ये अगर 100 इसको मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90। इन लोग का रेशियो क्या हुआ 9:10, ठीक है। ये हमारा रेशियो हुआ। चलिए, तो m का क्या था, m का जो है m का हो गया 50, ठीक है। और n का निकालना है, ये सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया वर्क, ठीक है, वर्क डेज 450। यहाँ पे आते हैं, ये रेशियो हमारा क्या आया था, m और n का रेशियो आया था 9:10। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक है, ये रेशियो आया था। तो एक दिन का वर्क जो है 9 है, तो ये कितना होगा, टोटल वर्क 450 हो गया, ठीक है। तो जब टोटल वर्क 450 है, इसका रेशियो 9 है, तो ये कितना है 50। तो n का जो है वो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो 10 है, ठीक है। इफ़िशियंसी है, ये इफ़िशियंसी 10 है, टोटल वर्क 450 है, तो n का कितना होगा 45 दिन में कंप्लीट होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 3 नल R, S तथा T, चूँकि स्पेस कम है और मेरे पास जो पेन होता है वो नहीं है, तो हाथ से लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। नहीं, इसका मैं फुली जो डिस्क्रिप्शन है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38वां जो प्रश्न है, 3 नल हैं R, S और T एक टंकी को क्रमशः 90, 100 तथा 180 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगा। तो इसके लिए आप सभी जानते हैं 1/90 + 1/100 + 1/180 हो जाएगा। इसका एलसीएम जब निकालिएगा आप लोग 90, 100 और 180,
तो एलसीएम 900 हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, तो 9 5 14 10 24, 24/900, ठीक है। 24/900 एक दिन का होता है, तो इसको पलट दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 900/24। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 37.5, ठीक है, 37.5 मिनट में। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती है। यहाँ पे हो गया, प्रत्येक भुजा जो है 20 सेंटीमीटर का है। उसके बाद कह रहा है कि एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर का है, तो ये हम एक विकर्ण मान लेते हैं, ये विकर्ण मान लिए। और कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। ये विकर्ण होता है, तो एक D1 तो दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा D2 हम खींच लेते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक 24 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये मेरा जो है 24 है, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा और ये भी क्या होगा, 12 हो जाएगा। एक ये दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं नामकरण कर दे रहा हूँ, A B C और D, इसको O मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको जो है हम O मान लेते हैं। तो OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर, तो यानी 20 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर यानी 400 और ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो 400 में से 144 घटाइए, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 4 गया, एक सेकंड, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और ये हो गया, ठीक है। 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे हो गया 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 56 हो रहा है, यानी इसका क्या होगा, 16 होगा। तो ये 16 होगा और ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक डायगोनल, दूसरा जो डायगोनल है वो 32 का आ गया। अब आप यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं 1/2, एक डायगोनल कितना था 24 और दूसरा डायगोनल कितना हो गया 32। यहाँ से निकाल लीजिए, 12 हो गया, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में, 2 12 3 36 और 2 29, ठीक है। तो 384 हो गए थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, इससे थोड़ा सा टाइम टेकन तो हो रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। 40वां नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीज पर 35% की छूट देता है, ठीक है। एक दुकानदार है, क्रय मूल्य से 60% अधिक, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य जो है हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एमपी जो है मार्क प्राइस जो है 60% अधिक है, यानी 160 है, ठीक है। इस पे क्या करता है, 35% की छूट देता है। तो 35% का छूट देगा, कितना हो जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 160 हुआ था ना यहाँ पे, 7 पच्चे 35 और 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, यानी 56 रुपया का छूट देता है। तो 160 था ना, 56 रुपया का छूट देगा तो 104 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं 104 जो है इसका, ठीक है। तो जब 104 इसका सेलिंग प्राइस है, यानी इसका खरीदारी कितना हो रहा है, जो अजय खरीद रहा है 728, ठीक है। तो 7 गुना हो रहा है, तो जो तब जब 100 पे आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 700, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 90% है, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस को 100 मान लेते हैं और तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। अंकित मूल्य पर 1% की छूट दिया जाता है, 1% की छूट दिया जाएगा, यानी 1 रुपये का छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपये का छूट दिया जाएगा। अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के बाद कितना का लाभ होगा, यानी 99 रुपया में बेचा जाएगा।
तो लाभ कितना का हो रहा है, 9 रुपया का हो रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP, CP कितना था 90, तो 9 दहाके और ये 10 यानी 10%, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किस अनुपात में, ठीक है, तो ये क्या है, 2 प्रकार की दाल है। तो एक दाल है 11 रुपया 10 पैसा का। ठीक है, पॉइंट कर लेता हूँ, पॉइंट नहीं हो रहा है, 11 रुपया, हाँ हो गया 11 रुपया 10 पैसा, और दूसरा जो है वो है 15 रुपया 20 पैसा। ठीक है, ये इसको मिक्स कर दे रहा है। तो मिक्स करने के बाद 13 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, किस अनुपात में करें, तो यहाँ पे किस अनुपात में किया जाए, तो 13 रुपया 20 पैसा हो जाए। ठीक है, ये हो गया, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड कहते हैं। अब ये यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए चलिए इसको घटाइए, 15 रुपया 20 पैसा में से 13 रुपया 20 पैसा घटाइएगा तो 2 रुपया हो जाएगा, और बड़े वाले में से कभी भी छोटे वाले को घटाया जाता है। तो ये 11 रुपया 10 पैसा है, 13 रुपया 20 पैसा है, तो जाहिर यहाँ से घटाइएगा तो हो जाएगा 2 रुपया 10 पैसा। तो रेशियो पे जब आइएगा तो ये हो जाएगा 20:21 का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1050 रुपया है, M, N तथा P में क्रमशः बांटा जाता है, 3, 5 और 7 के रेशियो में बांटा जाता है। M तथा N के हिस्से में क्या अंतर है। चलिए M को कितना मिलेगा, तो M को मिलेगा 3/15, 7, 5, 12, 3, 15 गुणे 1050, तो 15 सत्ते 105, 70 यानी 210। और N को कितना मिलेगा, N को मिलेगा 5/15 गुणे 1050, तो 15 सत्ते 105 यानी 350। ठीक है, ये हो गया 350, तो 350 में से 210 को घटाइएगा तो 140 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो कितना हो जाएगा टोटल योग, 12 संख्याओं का औसत 15 है, यानी 12 गुणे 15 180 हो जाएगा। यदि एक संख्या 41 को शामिल कर लिया जाता है तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 141, 180 और 41 को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 221, और डिवाइड कर दीजिए 13 से, 13 एकम 13, 9 13 7 91, तो ये हो जाएगा कितना 17। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, 96 लीटर दूध बेचकर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप सभी जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। ठीक है, SP माइनस CP होता है। अब कह रहा है कि 96 लीटर दूध बेचकर तो 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो जाता है। अगर चीज़ खरीदा है 96 लीटर बेचने खरीदा है, और 96 ये हो जाएगा 96 SP, ठीक है, माइनस 96 CP किसके बराबर है, 24 CP के। ठीक है, 24 क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे है 96 SP माइनस 96 CP। ठीक है, तो ये 96 SP और 96 CP, ये 96 CP जब इधर आएगा तो 96 यानी 96 SP बराबर हो जाएगा 120 CP। ठीक है, ये होगा। अब इसको जब यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा तो हो जाएगा 96 रुपया क्रय मूल्य होगा, 96 रुपया जब क्रय मूल्य इसका है तो 120 रुपया विक्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 24 का हो रहा है। तो इसका परसेंटेज में जब हम चेंज करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट हो रहा है 24 रुपये का इंटू 100 बाई CP, 96 है, तो 24 चौका 96 और 25 यानी 25% का जो है बराबर लाभ होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अब आते हैं इतिहास, भूगोल और साइंस वगैरह के जो क्वेश्चन है इस पर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है।
ठीक है। रावी नदी के किनारे कौन है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है 1857 के विद्रोह को दबाने से नहीं, क्योंकि इसका कार्यकाल देखा जाएगा तो 1848 से लेकर 1856 के बीच है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। 49 नंबर क्वेश्चन है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का सृजन किया? तो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन है 4 जुलाई 1776 को वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है फिलाडेल्फिया में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था पूना में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित शासकों में से किस शासक के द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं करवाई गई थी? ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दी गई थी। पूरा करवाने का काम जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसकी मरम्मत में काम किया था, मोहम्मद तुगलक ने भी काम किया था, लेकिन सिकंदर लोदी का कोई योगदान नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? ठीक है, तो कौन है? पायरोफाइलाइट। ठीक है, पायरोफाइलाइट जो है गैर धात्विक खनिज है। 55 जो क्वेश्चन है यह करे कि फ्लाई ऐश क्या है? तो फ्लाई ऐश क्या है ये आपको बताना है। यह ऐश के लघु कण होते हैं। ठीक है, ऐश जो है उसके लघु कण को क्या कहा जाता है? फ्लाई ऐश। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। अंगटाड के द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की इसमें जो रैंकिंग मिली है वो है 5th, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो सर्वाधिक हिस्सा की बात की जाए किसका है? ताप विद्युत का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर जो है दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन है जल गर्तिका से क्या तात्पर्य है? तो वृत्ताकार घूमते चट्टानों के जो टुकड़े हैं इनको जल गर्तिका कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन है भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु, ठीक है, उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक काल के किस महाकल्प एरा में डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था? तो जो मेजोइक एरा है इसमें डायनासोर का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति है इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक जो है 20 जनवरी 1913 को हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठकों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इनके बीच जो है 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन थे?
कौन थे आप सभी जानते होंगे, सुकुमार सेन, ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? तो इनको वेतन और जो भत्ते हैं राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा देता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की थी? किस वर्ष? 2002 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सॉरी 2000 में की थी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कृषिगत विविधता का आशय क्या है? तो एक समय में एक क्षेत्र में बोई गई फसलों में विविधता को ही कृषिगत विविधता कहा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र को सीमांत लागत वक्र सदैव उसके डैश पर काटता है। तो सदैव जो है इसके न्यूनतम बिंदु पर काटने का काम करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर किसके बराबर होती है? तो यह बराबर होती है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी के, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है समग्र पूर्ति इनमें से किसके बराबर होती है? तो समग्र पूर्ति जो है नेशनल इनकम के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक निश्चित समय में सभी उत्पादक जितनी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार रहते हैं उन सभी का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? समग्र पूर्ति कहलाता है। और समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2021 में विश्व के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्या? डेनमार्क। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? मेलामाइन का। तो 76 का क्या आंसर होगा? मेलामाइन, ठीक है। प्लास्टिक के बर्तन में इन्हें बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? तो श्वसन जड़ें जो है किसमें? राइजोफोरा पौधे में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन है किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो यह जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है? तो जब क्लोरोफॉर्म CHCl3HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो यह CNO2 Cl3 का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर जो क्वेश्चन है यह कह रहे हैं मूलभूत कण है, इनमें से कौन जो है वो मूलभूत कण है? तो अपरमाणवीय कण जो है ये मूलभूत कण है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलत हो चुका है, 79 का बी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट कर लें आप लोग, 79 का बी हो जाएगा और 80 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो इसे संसंजन बल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तरंग संचरण हेतु माध्यम का गुण नहीं है। तो कौन इसमें से नहीं है? प्रतिरोध अधिकतम तरंग संचरण हेतु माध्यम का गुण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे सब्लाइमेशन यानी उधरोपातन कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? तो सर्टोली कोशिकाएं जो है टेस्टिज में उपस्थित होती हैं, तो जिसका कहा जाता है विरीषण, यानी 85 का ए विरीषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर पे आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
जब जल की बूंद लाल गर्म लोहे के तवे पर छिटक जाती है तो बूंद गोलाकार हो जाती है तथा तुरंत वाष्पित नहीं होती। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इस स्थान पे तवे का ताप क्या हो जाता है, गिर जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण क्या कहलाता है? तो इसे अधिधारण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार व्यक्ति जो है वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यह न्यूटन की किस गति का उदाहरण है? तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। ठीक है, क्या है होता है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, अमीनो अम्ल जो है निर्माण किसकी निर्माण की इकाई है? तो यह प्रोटीन की निर्माण की इकाई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है? तो सुक्रोज कृत्रिम नहीं बल्कि नेचुरल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है? तो विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है। 94 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा होती है? ठीक है, तो इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो जठर रस जो है यह पेट यानी अमाशय से स्रावित होता है। तो 96 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, जयमंडल किनसे बना होता है? तो जयमंडल जो है जीव तथा स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के उस भाग से जिसमें जीवों का निवास है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन, साधारणतया कांच के बने प्रिज्म का प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है? तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। ये आप लोग ध्यान दीजिए, बार बार प्रश्न पूछता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। यहाँ पे 100 प्रश्नों का हमारा जो सेट है वो कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे क्या हमें सुधार करनी है ये हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैथ का डिस्कशन वीडियो में ही किया जाए या टेलीग्राम पे किया जाए, तो ये आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।